गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से हम सबसे पहला प्रश्न जो ले रहे हैं वो है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है और प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर है मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो इस परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मानव के वे क्रियाकलाप या वे कार्य जिनसे वो आय प्राप्त करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है, वे सभी क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब है आर्थिक क्रियाओं का विभाजन। तो आपकी जो ये बुक है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आर्थिक क्रियाओं को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। वे हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। इसके बाद है प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं जो हैं मनुष्य की या मानव की, वे हैं भोजन संग्रह और आखेट। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन संग्रहण की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भोजन संग्रह एवं आखेट क्रियाएं कठोर जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। सेकंड, इन आर्थिक क्रियाओं को आदिवासी समाज के लोग करते हैं। थर्ड, प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। फोर्थ, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशुओं एवं वनस्पति का संग्रहण करते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि जैसे ये कठोर जलवायु, जैसे ध्रुवीय प्रदेश हो गए या फिर वर्षावन या ऐसे जो भी मतलब जहाँ पे कि कठोर जलवायु होती है उन प्रदेशों में इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं और ये अधिकतर पिछड़े या आदिवासी समाज के लोग करते हैं। और इसमें प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता है वो कम होती है और इसके साथ साथ वो किन किन चीज़ों का संग्रहण करते हैं, जैसे कि पशुओं का और वनस्पति का। क्वेश्चन नंबर 3, स्थानांतरी कृषि क्या है, या इसे हम कह सकते हैं झूम खेती किसे कहते हैं। ये प्रश्न बच्चों अनेक प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं बताइए या फिर झूम कृषि किसे कहते हैं, किस प्रकार से की जाती है। तो प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है और इसका उत्तर है इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा व जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इसमें बोए गए खेत बहुत ही छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि तैयार करता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसे झूम कृषि कहते हैं। तो ये इसमें जो जो भी आपको बताया गया है उत्तर में, यही इसकी विशेषताएं भी हैं स्थानांतरित कृषि की, या इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वनों को काटा जाता है और फिर जलाया जाता है और इस तरह से जो है कृषि योग्य भूमि जो है वो तैयार की जाती है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें सबसे पहले तो किस प्रकार से की जाती है, ये भी इसकी विशेषता है कि इसमें जो है वनों की भूमि को काटकर और उस क्षेत्र को जो भी उसमें जो घास है या उसको जलाकर फिर उसको कृषि भूमि बनाया जाता है और इसमें जो है छोटे छोटे खेत तैयार किए जाते हैं और ये कृषि जो है ये पुराने औजारों से की जाती है और इसमें स्थान का स्थानांतरण होता है। तो ये जो सभी हैं ये इस तरह की जो कृषि होती है उसकी विशेषताएं भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। उत्तर, यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में
की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो हैं, ये विश्व भर में अपने खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो जलवायु है बच्चों, भूमध्य सागरीय जलवायु, इसकी सबसे विशेषता ये है, या जो इसकी विशेषता जो कि इसको अन्य जलवायुओं से भिन्न करती है, वो ये है कि यहाँ पे गर्मियों की ऋतु जो होती है वो शुष्क होती है और सर्दियों की ऋतु जो है उसमें वर्षा होती है। तो यहाँ पे गर्मियों की ऋतु में क्या है, अंजीर और जैतून का उत्पादन किया जाता है, यानी यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है वो सब्जियों का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे अंगूर जो है ये भी यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपज है और यहाँ पर कई देशों में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो उन देशों में जो है वो अंगूरों से अच्छी गुणवत्ता वाली शराब जो है उसका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे कि सब्जियों एवं पुष्पों का उत्पादन किया जाता है, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और खेत यातायात के साधनों से जुड़े होते हैं। तो उद्यान कृषि अधिकतर उन क्षेत्रों में की जाती है जो कि नगरीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि नगरों में सब्जी और पुष्पों की जो मांग होती है उनको इन्हीं स्थान से जो है उस मांग को पूरा किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अधिकतर जो है वो सब्जियों और पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे कि मवेशी, भेड़ इत्यादि आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो मिश्रित कृषि की पहली विशेषता जो है वो ये है कि मिश्रित कृषि होती क्या है। तो इसमें क्या है, कृषि एवं पशुपालन दोनों कार्य जो है वो साथ साथ में किए जाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आय में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट, चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं और इसमें जो कृषि की जाती है उसमें भी अधिकतर चारे की फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। नंबर 3, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। नंबर 4, इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें, मतलब अन्य इसलिए कहा गया है कि मुख्य फसल तो चारे की फसलें होती हैं, तो इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं वो हैं गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल इत्यादि। शस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। क्वेश्चन नंबर 7, आदिमकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए। उत्तर, नंबर 1, अर्थ। तो सबसे पहले इसका अर्थ बताया गया है। निर्वाह कृषि का वह प्रकार है
जिसमें कृषक अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन करता है। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होते। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत स्थायी नहीं होते। तो सबसे पहले जो इसका अर्थ बताया गया है वो ये है कि निर्वाह कृषि जो है वो एक प्रकार की कृषि होती है जिसमें कि किसान जो है, जो कृषक है, वो जो उत्पादन करता है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, न कि बिक्री के लिए करता है। नंबर 2 है खेत का आकार। तो खेत क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, या इसमें जो खेतों का आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नंबर 3 कृषि की पद्धति। इसमें किसान एक क्षेत्र में जंगल या वनस्पतियों को काटकर या जलाकर साफ करता है। खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करता है। तो जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था स्थानांतरित कृषि, तो सेम वही यहाँ पे कहा गया है कि जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि थी वो इसी प्रकार से की जाती थी। मतलब उसका प्राचीनतम रूप ही स्थानांतरित कृषि है, जिसमें कि किसान जंगल की कुछ भूमि को काट कर और जलाकर साफ करते थे, और 2-4 साल बाद जब उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता था तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर उसी प्रकार से फिर भूमि को तैयार करके कृषि करते थे। नंबर 4 औजार। औजार पारंपरिक होते थे, जैसे कि लकड़ी, कुदाली और फावड़े इत्यादि। तो ये जो कृषि पद्धति है आदिमकालीन निर्वाह कृषि, ये पारंपरिक ढंग से की जाती है, जिसमें कि जो हमारे पारंपरिक औजार होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ यह कृषि की जाती है वे हैं अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय दक्षिण व मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो विश्व के इन भागों में जो है वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए। उत्तर सबसे पहले है अर्थ। रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केले व अनानास की पौध लगाई जाती है। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ये एक व्यापारिक कृषि है जिसमें कि बाग लगाए जाते हैं। इसका एक जो रोपण कृषि को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है बागाती कृषि, क्योंकि इसमें बाग लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े बागों में जो है ये कृषि की जाती है, और इसमें एक ही फसल जो होती है, यानी कि चाय के बाग या कॉफ़ी के बाग या फिर किसी फल के बाग, तो मतलब एक फसल का ही बाग जो है वो लगाया जाता है। नंबर 2 खेत का आकार। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही बड़ा होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बागाती कृषि भी है, इसको बागाती कृषि कहते हैं, और इसमें बाग लगाए जाते हैं। तो इसमें जो कृषि क्षेत्र का आकार होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। नंबर 3 पूंजी निवेश। बागानों की स्थापना व उन्हें चलाने रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मतलब जब कृषि क्षेत्र इतना विस्तृत है, उसका रख रखाव इत्यादि के लिए बहुत अधिक पूंजी जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। नंबर 4 तकनीकी व वैज्ञानिक विधियाँ। इसमें उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जब बड़े बड़े बाग लगाए जा रहे हैं तो उसमें जो है उच्च तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। नंबर 5 एक फसली कृषि। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया, यह एक फसली कृषि है जिसमें कृषि एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। तो इसमें जैसे बाग में कृषि की जा रही है तो एक ही फसल जो है या एक ही फसल का बाग लगाया जाएगा या एक ही फसल पर के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। नंबर 6 श्रम। काफ़ी श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। तो जैसा कि इसमें कृषि क्षेत्र का जो आकार होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और श्रमिक जो होते हैं वो स्थानीय लोगों को ही वहाँ पे मतलब काम पे रखा जाता है। नंबर 7, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जिनके द्वारा बाग एवं बाजार भली भांति से जुड़े रहते हैं। तो इस कृषि पद्धति में या रोपण कृषि के अंतर्गत जो है वो परिवहन जो है बहुत ही अच्छा या विकसित होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होते हैं बाग और जो बाज़ार होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, कि जो भी यहाँ से उत्पादन हो रहा है उन्हें आसानी से बाज़ार तक भेजा जा सके। नंबर 8, क्षेत्र। इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया। तो यह भी एक इस कृषि पद्धति की विशेषता है कि इसे यूरोपियन देशों द्वारा या यूरोपियंस द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, और ये जो है यूरोपीय उपनिवेश देशों में इस प्रकार की जो कृषि है उसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया ये क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सहकारी व सामूहिक कृषि की विशेषताएं बताते हुए अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, सबसे पहले सहकारी कृषि को लेंगे। तो सहकारी कृषि में क्या होता है, कुछ कृषक मिलकर स्वेच्छा से एक संस्था बनाते हैं जिसे सहकारी संस्था कहते हैं, और यह संस्था उन कृषकों को खेती से संबंधित प्रत्येक प्रकार की सहायता करती है। नंबर 2, इस कृषि में कृषकों के खेत या उनके जो फार्म होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। नंबर 3, सहकारी संस्था कृषकों को खाद, बीज इत्यादि जो है खरीदने में सहायता करती है और उपज को बाजार में बेचने में भी सहायता करती है। नंबर 4, इस प्रकार की कृषि डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम में काफ़ी सफल रही है, और इन देशों में जो है ये कृषि पद्धति अपनाई जाती है, सहकारी कृषि। अब बात करते हैं सामूहिक कृषि की। तो सामूहिक कृषि, इस कृषि में कृषकों के खेत व अन्य साधन व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होते हैं। तो इसमें जो कृषकों के जो खेत होते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होते, वो सामूहिक होते हैं, सभी के होते हैं, और जो भी जो कृषि में जो भी उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं वो भी मतलब सामूहिक होते हैं। नंबर 2, सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार ही उत्पादन को बेचकर सभी कृषकों को उनके कार्य के अनुसार हिस्सा देती है। तो इस कृषि पद्धति में पूरा हस्तक्षेप जो है वो सरकार का रहता है, और सरकार ही क्या करती है, उत्पादन को बेचकर और जिसका जितना कार्य होगा या उनके कार्य के हिसाब से उनको जो है वो आय या हिस्सा देती है। नंबर 3, इसकी शुरुआत यानी इस कृषि पद्धति की शुरुआत जो है वो सोवियत संघ में हुई, किंतु सोवियत संघ के टूटने के बाद इस कृषि में भी परिवर्तन किया गया। तो क्योंकि जो ये सामूहिक कृषि है ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसीलिए मतलब इसकी जो शुरुआत थी वो सोवियत संघ में हुई थी, और सोवियत संघ के विघटन के बाद इस कृषि पद्धति में भी जो है वो परिवर्तन किया गया।